जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, आज हम अपना एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसको हम टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या बनता है, सोवियत प्रणाली। कि सोवियत प्रणाली क्या थी, ठीक, और उसी को हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में सोवियत प्रणाली से हमारा क्या मतलब था, सोवियत प्रणाली में क्या चीजें फॉलो की जाती थी, सोवियत प्रणाली कैसी थी, सोवियत संघ जो था उसकी जो ये सोवियत प्रणाली थी उसमें उन्होंने किस किस चीजों को अपनी जनता को प्रोवाइड करवाया, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को समझेंगे। और आप देखोगे कि ये क्वेश्चन यानी कि सोवियत प्रणाली कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यहां मैंने 4 बार ही लिखा है, बट इसके अलावा भी कई बार वो पूछा गया है। बट एक रूट बता रखना, जो मेन नस है वो जब भी आपसे क्वेश्चन के अंदर, आपको पता है ना आपका एग्जाम है 22 मार्च को, तो जो 22 मार्च को आपका एग्जाम है तब तक मैं 22 मार्च तक आपके लिए हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या बोला मैंने आपसे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपको डिस्कस करूंगा उसके पॉइंट्स के साथ। क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। क्योंकि अगर आपने पेपर में पॉइंट्स लिखे हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर नंबर जरूर देगा, ना कि पैराग्राफ के बदले। देखो, अगर एक बच्चा उसने 2 पेज में पैराग्राफ लिखा है और एक बच्चा है उसने 2 पेज भरे हैं लेकिन विद पॉइंट भरे हैं, अच्छे से उसने कहानी को एक्सप्लेन किया है, तो उसके नंबर मिलने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चाहे बेशक दोनों ने सेम लिखा हो, बट पॉइंट्स वाले के ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर टीचर बहुत जल्दी उसे अट्रैक्ट होते हैं और हमारी जो आंसर शीट है बहुत खूबसूरत बन जाती है वो। तो यहां पर सोवियत प्रणाली पूछेगा। देखो, 2 नंबर के अंदर पूछा हुआ है सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की 2 विशेषताएं बताओ, सोवियत प्रणाली क्या थी इसकी 4 विशेषताएं बताओ, सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करो 6 नंबर में। तो ये सारे जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, और मैं बोर्ड में आने वाले तमाम जो भी पिछले सालों के अंदर क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के अंदर, उन सभी को मैं आपको टॉपिक वाइज कवर कराते हुए चलूंगा। इससे आपके बोर्ड की रिवीजन हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे और टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे। एक फर्स्ट बुक का टॉपिक होगा, एक सेकंड बुक का टॉपिक होगा, और ऐसे ही जितने भी टॉपिक है वो सब कवर करते हुए चलेंगे। तो साथ बने रहना, हम ध्यान से करेंगे। ठीक, देखिएगा चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक 2 ध्रुवीयता का अंत, सोवियत प्रणाली पूछ रहा है। बेसिकली सोवियत प्रणाली को समझते हैं हम कि क्या है। देखो, आप यहां से देख सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के अंदर। हम इसका पूरा डिटेल में समझेंगे, इसके पॉइंट समझेंगे और इसको कैसे लिखना है वो भी समझेंगे। देखिए, बेसिकली सोवियत प्रणाली को समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि, बताया क्या था, मैं पहली बार ही बता रहा हूं, वो तो मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर बताया था। ठीक है, तो ध्यान सुनना। आप जानते हो एक देश है जिसका नाम था सोवियत संघ, पहले क्या नाम था, सोवियत संघ, जिसे आज आप रूस कहते हो ना, पहले उसका नाम सोवियत संघ था, जिसे आप यूएसएसआर के नाम से बोलते थे, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बात समझ गए, यूएसएसआर इसको बोला जाता था। एक्चुअली में आपको बता दूं मैं, तो 1917 में ना एक क्रांति होती है। 1917 में क्या होती है, एक क्रांति, जिसे हम रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका नाम बलेश्विक क्रांति भी है, लेकिन इसे रूस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रूस की क्रांति जब होती है तो रूस की क्रांति में जो रूस के अंदर जार नाम के राजा का शासन था, जो वहां पर पूंजीवादी तरीके से क्या चलाया था, शासन, उसके शासन को उखाड़ फेंका जाता है। और उसके शासन को उखाड़ के फेंकने में और रूस की क्रांति को लाने में वो एक वर्ग, एक लोगों का जो सहयोग था वो बहुत ज्यादा था। और वो जो वर्ग और जो लोग थे उनको सपोर्ट करने के लिए, उन सबको इकट्ठा करने के लिए, पूरी क्रांति चलाने के लिए रूस के अंदर एक पार्टी थी, इसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था उसका, कम्युनिस्ट पार्टी। बात समझ गए, इस पार्टी का नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी था, जिसने रूस के अंदर जो क्रांति की उसमें उसका बहुत ज्यादा क्या था, योगदान। तो रूस की क्रांति में किस पार्टी का योगदान था, कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान था। अब जब ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसने रूस की क्रांति की, वहां पे राजा जार के शासन को उखाड़ फेंका, पूंजीवादी शासन को उखाड़ फेंका और रूस में अपना प्रभुत्व जमा लिया और रूस को आजाद करा लिया। तो इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सत्ता में आई और कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे रूस की बागडोर को संभाल लिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके सामने 2 ऑप्शन थे कि वो या तो रूस को पहले की तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलाए या फिर वो एक नई अर्थव्यवस्था को फॉलो करे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, नाम से भी क्लियर हो रहा है कम्युनिस्ट है, तो डेफिनेटली ये किस विचारधारा को फॉलो करती होगी, समाजवादी विचारधारा को। अब ये समाजवादी विचारधारा क्या है भैया, यही तो हमारा टॉपिक है। क्योंकि जिसे आप समाजवादी विचारधारा बोल रहे हो या साम्यवादी प्रणाली बोल रहे हो, देखो इसी को समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी प्रणाली या कम्युनिज्म, या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं आपका मार्क्सवाद के नाम से भी जानते हैं। हम उसी को सोवियत प्रणाली भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को सोवियत प्रणाली। यही समाजवाद किसके नाम से जाना जाएगा, आप जानते हो, सोवियत प्रणाली के नाम से। किसको, इसी को हम क्या बोलेंगे, सोवियत प्रणाली। बट यहां पर हमें समझना यह है कि सोवियत प्रणाली आई कहां से। देखिए, सोवियत प्रणाली जो थी या समाजवादी विचारधारा, इसे देने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक्चुअली में जर्मनी के अंदर पैदा हुए एक बहुत बड़े विचारक थे
और कार्ल मार्क्स जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आप समझ गए? कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक में समझाया कि दुनिया में जितने भी संसाधन है, हर देश के पास जितने भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों पर हक एक ऐसे इंसान या एक ऐसी सरकार या एक ऐसी व्यवस्था का होना चाहिए जो उस संसाधन को जनता तक बराबर बराबर बांटे। बात समझ गए, है ना? ऐसा ना हो कि किसी अमीर को, किसी ऊंची जाति को या किसी क्षेत्र विशेष को ज्यादा अधिकार दे दिए जाए। तो कार्ल मार्क्स का कहना यह था कि संसाधनों पर हर किसी का हक होना चाहिए, हर किसी को उस संसाधनों पर अपना स्वामित्व होना चाहिए, है ना? और कार्ल मार्क्स का कहना यह था कि सत्ता पर जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो नीचे से लेकर ऊपर हर किसी का बराबर ध्यान रखे, एक नजर सबको देखे। समझ गए? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार ये इनका मानना यह था कि जितनी भी व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है वो सब किसके हाथ में होनी चाहिए? सरकार के। मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था किसके हाथ में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में होनी चाहिए। मतलब जितने भी उस देश के अंदर फैसले लेने हैं वो सरकार को लेने। हालांकि ऐसा क्यों भाई? देखो, कार्ल मार्क्स बेसिकली पूंजीवाद यानी कि प्राइवेट के खिलाफ थे। उनका मानना यह था कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो सिर्फ अमीरों को अमीर बनाती है और गरीबों को और गरीब बनाती है। उनके कहने का मतलब बस ये था कि पूंजीवाद में सिर्फ धन को यानी कि पैसे को या फिर पूंजीपतियों को ही ध्यान दिया जाता है, सरकार वहां पर गरीबों पर ध्यान नहीं देती। जो पूंजीपति है ना, उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है, सरकार गरीबों पर ध्यान नहीं देती। ऐसा किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स कहते थे जो भी संसाधन है, जो भी अर्थव्यवस्था है वो सरकार के हाथ में चाहिए, क्योंकि सरकार सबसे मिलकर बनती है। तो वो जब भी अपना कोई भी कार्य करेगी तो वो सबके लिए करेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? तो कार्ल मार्क्स जो थे उनका मानना क्या था कि अर्थव्यवस्था किसके हाथ में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में। और ये जो सरकार के हाथ में हो जाएगी, इसी से एक वर्ड बनेगा सोवियत प्रणाली। समझ गए? और ये जो सोवियत प्रणाली है ये किस आदर्श को फॉलो करती होगी? आप बोलोगे भैया समाजवाद को फॉलो करती थी। समाजवाद का मतलब क्या, जो मैंने समझाया कि कार्ल मार्क्स के समाजवाद का मतलब क्या था कि हर चीज पर हक किसका होना चाहिए? सरकार का। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि सरकार सबसे बड़ी है, तो जो भी कार्य करेगी वो सबके लिए करेगी। और ऐसा ही रूस में हुआ। जब रूस की क्रांति हुई, जब रूस में क्या हुआ? रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति के बाद वहां पर किसका योगदान था? कम्युनिस्ट पार्टी का। और पूरे रूस को टेक ओवर किसने कर लिया? कम्युनिस्ट पार्टी ने। और कम्युनिस्ट पार्टी ने रूस को टेक ओवर करके वहां पे संविधान बनाया। और संविधान बनाने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था को उसने कैसा बना लिया? समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि वहां पर सोवियत प्रणाली को अपना लिया गया। इसीलिए कई लोग आपसे बोलेंगे भी, जैसे मैं आपसे एग्जांपल के रूप में बोलता हूं, जैसे आपने एक बार सुना होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत संघ की तरह थी। अब इसका मतलब क्या भाई? भाई सोवियत संघ कैसा था? समाजवादी। तो चीन भी क्या था? सोवियत संघ की तरह। तो उसका मतलब चीन भी क्या हुआ? समाजवादी। हालांकि आपको पता है चीन 1978 के बाद क्या हो गया था? पूंजीवादी, है ना? और वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ गया था। आगे चलकर सोवियत संघ पूंजीवाद को अपनाएगा शॉक थेरेपी के थ्रू। तो जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोवियत संघ का विघटन, उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। तो वहां पर मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो टॉपिक बाय टॉपिक क्लास आती रहेगी। एक क्लास आएगी आपकी फर्स्ट बुक से और एक क्लास आएगी आपकी सेकंड बुक से। और आपके एग्जाम तक सारे टॉपिक में कवर करवा दूंगा विद क्वेश्चन। देखो, इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, और इसमें आपके जो बोर्ड के इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी आपके जो आपने पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े वो रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है? तो वो ध्यान रखना। तो संविधान लिखा और संविधान ने वहां पर एकल पार्टी यानी कि सिंगल अपनी ही एक दलीय व्यवस्था को लागू कर दिया कि पूरे सोवियत संघ को हम चलाएंगे। और सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन शुरू हो गया। और ये कम्युनिस्ट पार्टी किसकी विचारधारा को फॉलो करती थी? मार्क्स की। जो कैसी विचारधारा थी? समाजवादी। अब समझ आया? अब यहां पर समझना ही है कि समाजवादी विचारधारा में था क्या। तो मैंने कहा ना, समाजवादी विचारधारा के अंदर बेसिकली हर चीज सरकार के हाथ में आएगी। चाहे वहां पर रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, जनता की कोई आवश्यकता हो, अस्पताल बनाना हो, चाहे जनता को सुविधा देना हो, चाहे कोई पॉलिसी लागू करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, वहां पर सारे फैसले कौन लेगी? सरकार। किस देश के साथ व्यापार करना है, किस देश का व्यापार नहीं करना है, ये सब फैसले कौन लेगी वहां पे? सरकार। बात समझ गए? हमारी जो वहां की अर्थव्यवस्था में कहां पर सड़क बनानी है, परिवहन कैसा होना चाहिए, परिवहन की शुल्क कितना होगा, टैक्स कैसे लिया जाएगा, किन से टैक्स लिया जाएगा, किन से नहीं लिया जाएगा, समझ गए? लोगों को रोजगार देना, ये सब काम किसका होगा वहां पे? सरकार। मतलब वहां पे प्राइवेट चीजें नहीं होंगी, वहां पे हर चीज क्या मिलेगी आपको? सरकारी। उसका जो प्राइस होगा वो इतना होगा कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड कर सके। और जब गरीब अफोर्ड कर लेगा तो आप जानते हो अमीर तो अफोर्ड कर ही लेगा। बट ऐसा है ना, पूंजीवादी देशों में क्या होता है, कुछ चीजें इतनी हायर, कितनी ज्यादा हाई प्राइस में होती है ना, कि देखो कि गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता। जैसे गरीब व्यक्ति की बस की बात है कि वो भाई ओला, उबर ये सब अफोर्ड कर ले, तो बेचारा वो बसों में धक्के खाता है, नहीं ना? तो जो बस है, अगर सरकार बंद कर दे, भाई मान लो अगर सरकार बस बंद कर दे, तो लोग आना जाना थोड़ी छोड़ देंगे, तो लोग तो आएंगे जाएंगे ना। बस बंद हुई है तो लोग आना जाना छोड़ देंगे, नहीं ना? तो लोग आएंगे जाएंगे। इसमें फायदा किसका होगा? ऑटो चलाने वालों का, उबर ओला उबर का,
समझ गए? जो प्राइवेट व्हीकल है उनका फायदा हो जाएगा। तो जो प्राइवेट व्हीकल है आप समझ लो पूंजीवाद है, और जो गवर्नमेंट व्हीकल है आप समझ लो साम्यवाद है। तो सरकार ने गवर्नमेंट व्हीकल में आप देखो कितनी छूट दे रखी है महिलाओं के लिए। दिल्ली में केजरीवाल ने क्या कर रखी है, छूट कर रखी है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो महिलाएं जो मेट्रो में 60 रुपए की टिकट 70 रुपए की टिकट नहीं ले पा रही, तो वो 15 रुपया फ्री में क्या चली जाती है, अपने गंतव्य स्थान पे चली जाती है। तो इससे उनको फायदा मिल जाता है। अब यही है सरकार की पॉलिसी कि सरकार यहाँ पर सबको ध्यान रख के काम करती है। अब जिसके पास पैसा है तो देखोगे आप भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, आपके पास पैसा है, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, आप अच्छे हो तो आप ओला ओवर कर लो, नहीं तो फिर आप सरकारी सहायता ले सकते हो। तो आप देखोगे कि भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बट कुछ देशों में ऐसा नहीं होता। वहां पर जिन देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पर हर चीज किसकी कंट्रोल में होती है, सरकार की। और वहां पर हर चीज करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की। वहां चाहे कुछ भी हो, चाहे लोगों को रोजगार देना वो भी कौन देगी, सरकार। वहां कोई कंपनी हो वो भी किसके अंडर में होगी, सरकार। वहां कोई उद्योग कारखाना संसाधन सब किसके कंट्रोल में होगा, सरकार के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोवियत प्रणाली। कोई क्वेश्चन पूछा ना कि सोवियत प्रणाली क्या है, वही आप समझाओगे तो आप क्या बोलोगे कि 1917 में रूस की क्रांति के बाद जार के शासन को जब उखाड़ फेंका गया, और इस जार के राजा के शासन को उखाड़ फेंकने में सोवियत संघ के अंदर जो मुख्य भूमिका थी वो एक कम्युनिस्ट पार्टी की थी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने सोवियत संघ के अंदर समाजवादी विचारधारा यानी कि सोवियत प्रणाली को लागू कर दिया। अब वहां पर हर चीज किसके कंट्रोल में आ गई, सरकार के। अब वहां पर सारे फैसले हर चीज सरकार किया करती थी, और सरकार ने हर चीज पर अपना अधिकार जमा दिया। इसी को हम सोवियत प्रणाली कहते हैं। क्लियर है मेरी बात, समझ गए? अब यहां पर हम समझते हैं कि जो सोवियत प्रणाली थी उसकी विशेषता क्या थी। देखिए बेसिकली सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी कि सोवियत प्रणाली किसका विरोध करती है, पूंजीवाद का। किसका विरोध करती है, पूंजीवाद। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का विरोध करती है। इसका कहना यह होता है कि भी प्राइवेट जो है वो सिर्फ धनियों के लिए होता है, अमीरों के लिए होता है, ये गरीबों का शोषण करते हैं। इसीलिए सोवियत प्रणाली पूंजीवाद का विरोध करती थी और किसका पालन करती थी, साम्यवाद का। तो इसे आप यहां समझा दोगे कि सोवियत प्रणाली के अंदर पूंजीवाद का विरोध किया जाता था और समाजवाद के आदर्शों को फॉलो किया जाता था। ये प्राइवेट चीजों के खिलाफ थे, और साम्यवाद के थ्रू ये गवर्नमेंट चीजों यानी कि हर चीज में सरकारी चीजों का पालन करते थे। ठीक, सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था कैसी थी, नियोजित अर्थव्यवस्था। अच्छा बताओ, अगर सोवियत संघ के अंदर सोवियत प्रणाली है तो यहां पर हर चीज करना यानी कि सारे फैसले हर कार्य कौन करेगा, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर अगर सोवियत प्रणाली है तो यहाँ पे हर कार्य करने का जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, सरकार की। सरकार मतलब राज्य। देखो वो सरकार को राज्य लिखता है, क्या लिखता है, सरकार को राज्य। अब अगर राज्य यानी कि सरकार को काम करे तो भाई सरकार तो भाई इतने बड़े देश के अंदर एक राजधानी के अंदर बैठी है, उसको क्या पता कि मुझे भारत के अपने देश के अंदर रूस के अंदर कहां पर क्या चीज करनी है। तो सोवियत संघ ने अपने देश में कोई भी कार्य करने के लिए एक संस्था बनाई हुई थी। बात समझ गए, नहीं समझ गए, क्लियर है? और वो संस्था सोवियत संघ के अंदर कहां पर क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है उसका प्लान बनाती थी। क्या बनाती थी, प्लान। और उसी को आप कह सकते हो प्लानिंग कमीशन के टाइप। हालांकि आपसे बता दूं मैं कि हमारे भारत के अंदर भी एक योजना आयोग है प्लानिंग कमीशन, वो हमने कहां से कॉपी किया था, सोवियत संघ से। कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो नियोजित है, कि वहां की सरकार कुछ लोगों के साथ मंत्रियों को ग्रुप बना लेती है और वो सब लोग बैठ के अपने फैसले लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना। तो वहां की अर्थव्यवस्था पूरी प्लानिंग से चलती है। वहां की अर्थव्यवस्था में सरकार सोच समझ के कार्य करती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, गरीबों के बारे में सब कुछ सोच के। ठीक, तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, प्लानिंग अर्थव्यवस्था। समझ गए नहीं समझ गए? वहां पे सब कार्य करने से पहले कौन सोचती थी, सरकार। तो वहां पर हर चीज पे कंट्रोल किसका था, सरकार का। दूसरा, सोवियत संघ के अंदर किसका दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। किसका दबदबा था, कम्युनिस्ट। मैंने आपको शुरू में समझाया कि 1917 में रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ में कौन सी पार्टी फेमस हो गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी फेमस हो गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसने सोवियत संघ के संविधान में लिख दिया कि हमारा ही इस देश पर अधिकार होगा। और सोवियत संघ के अंदर एक दलीय व्यवस्था समझ लो आप कि वहां पर इलेक्शन होते थे, बट आप जिस मर्जी को वोट दे लो, जीतेगी तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है। वहां पर चुनाव भी करवाए जाते थे। आप देखो कितने मजाक की बात है कि चुनाव भी करवाए जा रहे हैं, बट चुनाव में आप जिस मर्जी को वोट डाल दो, बट जीतेगी कौन, कम्युनिस्ट पार्टी। ये व्यवस्था थी वहां पे। ठीक, और आप कह सकते हो कि सोवियत संघ के अंदर ना खुली प्रतिस्पर्धा नहीं थी। मतलब आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। आज भी है वहां पे ऐसा, सरकार के खिलाफ अगर आप आलोचना करोगे ना तो आप गायब हो जाओगे। समझ गए नहीं समझ गए? आप सर्च करके देना कभी रूस पुतिन के बारे में, तो बताएगा कि कैसे वो बंदों को गायब करवा देता है। ठीक, तो सोवियत संघ के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी उस पर पूरा कंट्रोल किसका था, कम्युनिस्ट पार्टी का। और 70 साल तक इस पार्टी ने शासन किया। कितने साल तक, 70। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, कि सोवियत संघ पे कितने साल तक शासन किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, 70 साल तक शासन किया। मतलब 70 साल तक ये पार्टी चेंज ही नहीं हुई, और आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा है सोवियत संघ में। समझ गए नहीं समझ गए? 70 साल तक कंटिन्यूस पार्टी ने शासन किया उस देश पे। विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं थी वहां पे। मतलब वहां इलेक्शन होंगे बट वो एक दिखावा मारते थे। इलेक्शन में आप जिस मर्जी को वोट दो, बट जाना है और जीतना किसको है, कम्युनिस्ट पार्टी को। तो
कम्युनिस्ट पार्टी क्या भैया 70 साल तक चेंज नहीं हुई। देखो कम्युनिस्ट पार्टी वही रही, बट उसके नेता चेंज होते थे। ये बात ध्यान रखना, क्या चेंज होते थे? नेता। जैसे मान लीजिए मोदी है, मोदी बीजेपी पार्टी से है ना। अब ये बीजेपी पार्टी 70 साल तक भारत पर राज करती है, बट पार्टी चेंज नहीं होती, नेता चेंज होते हैं। मोदी के बाद अमित शाह, फिर योगी आदित्यनाथ, ऐसे नेता चेंज होते थे, पार्टी चेंज नहीं होती। तो नेता चेंज होते थे बट पार्टी चेंज नहीं होती थी। और 70 साल तक यही पार्टी सोवियत संघ को शासन करती रही, और आज भी यही पार्टी राज कर रही है वहां पे। ठीक, तो वहां पर किसका दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी का। क्लियर। और एक कब से शुरू हो गया था? 1917 से। और कब तक रहा? 70 साल तक। और आज भी है, मैंने कहा ना, वो बस बाद में थोड़ा सा उसको लोकतांत्रिक बनाया। और सोवियत संघ की जो सोवियत प्रणाली थी उसमें न्यूनतम जीवन स्तर की क्या दी गई थी? सुविधा। मतलब क्योंकि मैंने कहा सोवियत संघ के अंदर सोवियत प्रणाली है, तो सोवियत प्रणाली में हर चीज किसके कंट्रोल में होगी? सरकार के। अच्छा, लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में कौन रखेगा? तो आप बोलोगे भैया सरकार रखेगी। तो अगर लोगों को चाहे रोटी देना हो, क्या देना हो? रोटी देना हो, कपड़ा देना हो, या मकान देना हो, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब की व्यवस्था कौन करवाएगी? सरकार। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा कौन देगी? सरकार। ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगी? सरकार। बात समझ गए? कम्युनिकेशन कौन करवाएगी? सरकार। समझ गए? मतलब हर चीज वहां पर कौन करेगी? सरकार। जनता को जो भी चाहिए, जो भी जनता की आवश्यकता है, बेसिक नीड है, वो सब फुलफिल करने का काम किसका होगा? सरकार का। सरकार जनता के लिए स्कूल खोलेगी, सरकार जनता के लिए सड़कें बनवाएगी, पुल बनवाएगी। ठीक, तो ये सब काम वहां पर कौन करेगी? सरकार। मतलब कंप्लीटली वहां पर हर चीज किसके हाथ में होगी? सरकार के। बेरोजगारी नहीं होगी। अच्छा, बेरोजगारी क्यों नहीं होगी बताओ भाई? क्यों? क्योंकि वहां पर रोजगार देना काम किसका होगा? सरकार का। प्राइवेट तो वहां है ही नहीं, तो रोजगार कहां से देगा? तो वहां पर रोजगार देना काम किसका होगा? सरकार का। और अगर सरकार, गवर्नमेंट यानी कि रोजगार देगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं देगी तो आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते उससे। क्लियर? क्योंकि प्राइवेट तो है ही नहीं, रिक्वेस्ट करोगे कि हमें रोजगार मिले। तो सोवियत संघ के अंदर बेरोजगारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पर रोजगार देने का काम किसका था? सरकार का। सरकार वैकेंसी निकालती थी, जैसे हमारे भारत में देखोगे ना, प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हो, एमएनसी वगैरह में भी, और हमारे देश की गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी निकलती रहती है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। उन्नत संचार प्रणाली, ये बात भी सच है कि सोवियत संघ के अंदर पिन से लेकर कार तक बनाई जाती थी। क्या? पिन से लेकर कार तक। हालांकि आपको बता दूं, सोवियत संघ टेक्नोलॉजी वगैरह में तो बहुत उन्नत है, ऐसी बात नहीं है, परमाणु वगैरह भी है उसके पास। ठीक, और आप देखोगे स्पेस वगैरह में, स्पेस में जाने वाला, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश कौन सा था? सोवियत संघ। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली पहला देश कौन था? सोवियत संघ। स्पुतनिक 5 उसने बनाई थी। टेक्नोलॉजी में तो बहुत एडवांस है ये, है ना। ऐसा नहीं है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो पीछे ही होगा। आप देखोगे बहुत पावरफुल देश था ये। ठीक, अगर इसका विघटन नहीं हुआ होता ना, तो विघटन बहुत घटनाओं से हुआ, इसका खुद से मारा गया सोवियत संघ, नहीं तो बहुत आगे भी बढ़ता। तो अमेरिका को टक्कर देने वाला देश है ये, और आज भी देता है। समझ गए? कोई नॉर्मल देश तो है नहीं। तो सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी? उन्नत थी। पिन से लेकर कार तक बनाई जाती थी। वहां पर हर चीज मैन्युफैक्चरिंग करने का काम सरकार का था। इनका ये था कि जो चीज हमें बाहर से मंगानी पड़ेगी उसे हम देश में उत्पादन करेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट का विरोध करते थे, और ये बाहरी कंपनियों को अपने देश में आने से मना करते थे, या फिर उनको बहुत टैक्स लगा देंगे तो वो आएंगे ही नहीं। बंद अर्थव्यवस्था कैसी थी? बंदी। बात ध्यान रखना। क्लियर? इनकी अर्थव्यवस्था बंद होती है। जो समाजवादी होते हैं ना, उनकी अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद। हालांकि सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था कब खोलेगा? शॉक थेरेपी के बाद। ठीक, संसाधनों पर किसका कंट्रोल था? सरकार का। चाहे वो जल हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो जमीन हो, जल, जंगल, जमीन, ये सब किसके कंट्रोल में थी? तो आप बोलोगे भैया ये सब सरकार के कंट्रोल में थी, और इन पर किसका हक था? सरकार का। सरकार का ही स्वामित्व था। तो यही थी सोवियत प्रणाली। आपको आई होप समझ आई होगी कि सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली में मैंने बताया पूंजीवाद का क्या होता था? विरोध होता था, और साम्यवाद का क्या होता था? पालन। सोवियत प्रणाली के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? दबदबा। 70 साल तक उसने क्या रखा? अपना दबदबा। इसी को सोवियत प्रणाली कहते हैं। और वहां पर रोटी, कपड़ा, मकान, चाहे जनता की आवश्यकताएं पूरी करना हो, कौन करेगी? सरकार। बात समझ गए? न्यूनतम जीवन, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था वहां पे? दबदबा। नियोजित क्या थी वहां पे? अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी का ना होना, उन्नत संचार प्रणाली, संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व। अब देखो, जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि सोवियत प्रणाली क्या थी, अब समझा दो क्या? कि जो 1917 के अंदर स्थापित हुई सोवियत प्रणाली कहते हैं उसको, है ना। किसने स्थापित की थी? कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक, सोवियत प्रणाली की 2 विशेषता बताओ। मैंने 7 बता दी, उनमें से कोई 2 लिख दो। सोवियत प्रणाली की क्या, सोवियत प्रणाली क्या थी, इसकी 4 विशेषता बताओ। आप उनमें से कोई 4 लिख दो। 4 नंबर में आएगा तो 4 लिख दो, 6 में आएगा तो वो सारे के सारे पॉइंट समझा दो आप, 6 या 7। ठीक है, तो सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था से आपका क्या मतलब है, इसको स्पष्ट करो। तो 6 पॉइंट, तो इन सब का आंसर मैंने आपको करवा दिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। जय हिंद।